बहुत ज्यादा ट्रैफिक है रास्ते पे, पता नहीं क्यों, लेकिन है तो सही। आज यहाँ पे बिजनेस समिट है। बिजनेस समिट समझते हो? जितने भी बिहार में बिजनेसमैन है उन सब लोगों की मीटिंग होती है गवर्नमेंट के साथ कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बिहार में बिजनेस में। मैंने सोचा यहाँ आया कौन होगा। बिहार में बिजनेस फैक्ट्रियां कहाँ है, कंपनीज कहाँ है, लेकिन ट्रैफिक है, इसका मतलब लोग आए होंगे। हाँ भाई, कार्बन फैमिली पढ़ रहे थे हम। लास्ट कहां तक पढ़ा था कार्बन फैमिली में? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। शांत। कार्बन फैमिली में हम पढ़ रहे थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, इसी को रिवाइज करना है और आगे कंटिन्यू करना है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, शांत, ध्यान से देखो। कार्बन फैमिली मैंने आपको बताया था कि दो मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वैसे तो 3 शो करता है टोटल, बट मेजर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक +2 शो करता है, एक +4 शो करता है। मेजर दो ये है। कभी कभी हाइड्राइड्स के अंदर ये -1 भी -4 भी शो करता है। हाइड्राइड्स के अंदर ये -4 भी शो करता है। ठीक है, तो कार्बन फैमिली +2 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अपना ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन फैमिली +4 में भी अपना ऑक्साइड बनाएगा। जब वो +2 के साथ बनाएगा तो यार ध्यान दो, मतलब मान लो मतलब कार्बन +2 में है, ऑक्सीजन क्या होता है -2 में। जब इसका आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या CO टाइप का कंपाउंड बन रहा है। यहां पे जब आप बनाओगे कार्बन +4 में ऑक्सीजन -2 में, जब इसका सिंपल रेशियो लोगे तो क्या ये आएगा। और यहां पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या CO2 टाइप के ऑक्साइड बन रहे हैं। एक जगह CO टाइप का ऑक्साइड बन रहा है, एक जगह CO2 टाइप का। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि +2 वाले MO टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे और ये वाले MO2 टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब अगर ये MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा तो कौन कौन सा ऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन जो है वो CO बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन जो है वो SiO बना लेगा, जर्मेनियम ऑक्साइड बना लेगा, टिन ऑक्साइड बना लेगा और लेड ऑक्साइड बना लेगा। सिमिलरली इसके बारे में बात करो, CO2 बना लेगा, SiO2 बना लेगा, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड बना लेगा। अब मैंने आपको एम्फोटेरिक के ट्रिक में बताया हुआ है कि SN और PP एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। SN का कोई भी ऑक्साइड हो, PP का कोई भी ऑक्साइड हो, चाहे वो एक ऑक्सीजन हो, 2 ऑक्सीजन हो, SN और PP के कैसा भी ऑक्साइड आपको देखने को मिल जाए, सारे के सारे क्या होते हैं एम्फोटेरिक। तो क्या ये वाला SNO क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक। सिमिलरली SNO2 भी क्या होगा एम्फोटेरिक, PbO भी क्या होगा एम्फोटेरिक, PbO2 भी क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक। तो SN और PP के जितने भी ऑक्साइड है सब एम्फोटेरिक है। ठीक है, एम्फोटेरिक के लिए मैंने बताया था जना बे अली गाया कार में पंजाबी सॉन्ग। तो ये देखो यहीं से आ रहा है। पीबी के कोई भी ऑक्साइड ले लो, क्या लोगे PbO एंड PbO2। ठीक है, यहां पे लोगे SNO एंड SNO2। ये क्या है दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सिमिलरली Mn के ये वाले जो हैं, सिमिलरली हमने पढ़ा हुआ है Zn का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये सब हम लोग लिखे हुए हैं। यहां पे ये दोनों काम आ रहे हैं। ये तो एम्फोटेरिक का हो गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है 9 को नाश हुआ। ये जो चारों हैं ये क्या न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये जो हैं ये चारों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं और इसी में से एक वहां पे देखने को मिल रहा है। क्या CO मिल रहा है। CO कैसा ऑक्साइड है न्यूट्रल। इसको न्यूट्रल पता कर लिया, एम्फोटेरिक पता कर लिया, इसको छोड़ दो।
रिमेनिंग सारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक। तो CO2 कैसा है, एसिडिक। CO2 अपना एसिडिक ऑक्साइड है, SiO2 एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। SiO का आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, SiO का एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये डिटरमाइन नहीं हो पाता है। SiO में लिखे हुए कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन, ये लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लो टेम्परेचर पर सॉल्युबल नहीं होता है। SiO क्या होता है, लो टेम्परेचर पर ये कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो पानी में सॉल्युबल भी नहीं होगा, और अगर पानी में सॉल्युबल नहीं होगा तो मैं उसका पीएच कैसे मेजर करूं? भाई एसिडिक बेसिक किसी भी सब्सटेंस को कैसे मेजर किया जाता है, उसका पीएच वैल्यू से पता लगता है। पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिड होगा, अगर 7 से ज्यादा है बेसिक होगा, अगर 7 के आसपास आ रहा है 7.1 7.2 6.9 6.8 तो क्या है, न्यूट्रल है। 7 के आसपास आ रहा है लेफ्ट राइट साइड में, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो ये पानी में डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पानी में जा ही नहीं रहा है, तो पीएच वैल्यू हम मेजर कर ही नहीं पा रहे, इसलिए इसका एसिडिक बेसिक न्यूट्रल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रीजन भी साथ में लिखिएगा, डू नॉट एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। नॉर्मल पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है और मॉडरेट पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डू नॉट एग्जिस्ट एट नॉर्मल एंड मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमेशा हाई टेम्परेचर, इनफैक्ट वेरी हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, और वेरी हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, इस वजह से SiO को हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे एसिडिक बेसिक। अब एक यहां से क्वेश्चन बनता है, PbO2 स्टेबल कंपाउंड है कि अनस्टेबल कंपाउंड है? PbO2 एक स्टेबल कंपाउंड है या अनस्टेबल कंपाउंड है? अनस्टेबल है। रीजन हमने पढ़ा हुआ है, Pb किसमें, यहां पे +4 में, और Pb+4 में क्या होता है, अनस्टेबल। Pb का कौन सा स्टेबल होता है, +2, तो ये वाला स्टेबल होता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं Sn में कौन सा स्टेबल है, SNO या SNO2? SNO2। अगर मैं पूछूं GeO स्टेबल है कि GeO2? GeO2। अगर मैं इन दोनों में पूछूं SiO2, इन दोनों में पूछूं CO2, ठीक है, रिमेनिंग के कौन से स्टेबल है, +4 वाले। बट सबसे लास्ट एलिमेंट में क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो PbO एक स्टेबल ऑक्साइड है, यहां पे ये स्टेबल ऑक्साइड ऑफ लेड है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि लेड का स्टेबल ऑक्साइड कौन है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और ये अनस्टेबल ऑक्साइड है, अनस्टेबल ऑक्साइड। इसलिए ये अनस्टेबल है तो टूट जाएगा और टूट के PbO बना लेता है। ये अनस्टेबल है तो टूट जाएगा और टूट के PbO बना लेता है। इसके बाद का पॉइंट आएगा, PbO2 अनस्टेबल है और इसको हल्का सा हीट करोगे तो आपके पास PbO नाम का एक स्टेबल ऑक्साइड बन जाएगा। एक अनस्टेबल ऑक्साइड हीट करने पर यह वापस स्टेबल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और रीजन लिख लीजिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको लिखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के सारे आप पॉइंट्स लिख लो। यहां तक कल हुआ था क्या? अभी इसमें और क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन करिए फिर आगे के टॉपिक पे मूव करिए। लिखिए, इसमें पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन से पहले एक लॉजिक मुझे आप पीरियोडिक टेबल से बताओ, नीचे जाने पे टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर? नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा,
नीचे जाने पे एसिडिक ऑक्साइड बढ़ता है या बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड। नीचे जाने पे मेटल, और मेटल कैसे होते हैं? बेसिक। तो दूसरा पॉइंट इसके नीचे आएगा कि टॉप टू बॉटम, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या आपके पास मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर लिखो या नेचर लिखो, इंक्रीज होगा। उसी तरह अगर मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बेसिक नेचर बढ़ेगा? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है टॉप टू बॉटम। और अगर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कम हो जाएगा, बेसिक बढ़ेगा, एसिडिक कम हो जाएगा। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन बना रहा है? अब क्वेश्चन का जवाब दो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन बना रहा है? सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बन बनाएगा। भाई नीचे जाने पे बेसिक होता है, तो सबसे एसिडिक कौन है? ऊपर। अब इन दोनों में एसिडिक कौन है? CO2। ये तो न्यूट्रल है ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इन कार्बन फैमिली इज CO2। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इन कार्बन फैमिली इज CO2। जैसे मान लो आपके पास मैं क्वेश्चन पूछूं कि मैंने कार्बन को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्साइड बना, और वो ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, तो कौन सा ऑक्साइड बना होगा? CO2। अगर मैं बोलूं जो ऑक्साइड बना उसका नेचर न्यूट्रल है, तो कौन सा बनेगा? CO। ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड पे भी क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट एसिडिक नेचर इज CO2। क्या कार्बन फैमिली में, क्या कार्बन फैमिली में बेसिक ऑक्साइड पाया जा रहा है या नहीं? क्या कार्बन फैमिली में कोई बेसिक ऑक्साइड है या नहीं है? प्योर बेसिक ऑक्साइड नहीं है, एम्फोटेरिक है। उसमें एसिडिक भी है, बेसिक भी है, एसिडिक भी, बेसिक भी, एसिडिक भी, बेसिक भी, एसिडिक भी। 100% बेसिक कैरेक्टर इसमें नहीं है। ठीक है, या तो एसिडिक होगा, या न्यूट्रल होगा, या एम्फोटेरिक होगा। 100% बेसिक ऑक्साइड कार्बन फैमिली में नहीं है, इसको प्योर बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। प्योर बेसिक ऑक्साइड इज नॉट फाउंड इन कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का जो ऑक्साइड है उसमें प्योर बेसिक ऑक्साइड नहीं पाया जाता है। स्टेबिलिटी का अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, SNO एंड SNO2 दोनों ऑक्साइड हैं, दोनों आपके पास एम्फोटेरिक हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है? क्या SNO2 स्टेबल है? रीजन क्या हुआ? इसको छोड़ के बाकी सब +4 में स्टेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ही है कि सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट में, SNO कर लो भाई, SNO कर लो, तो SNO और SNO2 में SNO2 ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज +4 ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ वाटर। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विथ वाटर। कल आई थिंक ये 14वां पॉइंट था। कौन? 16, 12, 13। ठीक है भाई, 14वां पॉइंट लिखिए, रिएक्शन विथ वाटर। बोरोन फैमिली में भी हमने वाटर से रिएक्शन देखा था। याद करके बताओ, बोरोन फैमिली में वाटर से रिएक्शन में क्या हुआ था? कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा था, केवल एल्युमिनियम कर रहा था, वो भी हॉट वाटर से। और क्या बना रहा था? Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर। ये बोरोन फैमिली में हमने पढ़ा है। कार्बन फैमिली का वाटर के साथ क्या बिहेवियर होगा, कैसा रिएक्शन देगा? आइए लिखते हैं, रिएक्शन विथ वाटर।
कार्बन फैमिली का रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो जैसे वहां भी वाटर से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था, एल्युमिनियम केवल रिएक्शन किया, वो भी हॉट वाटर से, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन हुआ, नॉर्मली रिएक्शन नहीं हो रहा था। यहां भी नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगा, वाटर से बहुत ज्यादा उसमें रिएक्शन नहीं होती है। तो कार्बन फैमिली की, कार्बन में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, इसमें आप कैसा भी वाटर डाल दो, हॉट डालो, कोल्ड डालो, कैसा भी वाटर डालो, देयर विल बी नो रिएक्शन, ये कुछ कंपाउंड नहीं बनाएगा। हाँ, लेकिन जो आपके पास टिन और लेड है, क्या ये दोनों मेटल है? और मेटल क्या करेगा? टिन अच्छा मेटल है, ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और ये भी वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। और याद करिए, ये वाटर से रिएक्शन करेगा, हॉट से, नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। ये भी हॉट से, एल्युमिनियम किससे रिएक्शन किया था? हॉट से। ये भी मेटल है और ये भी किससे रिएक्शन करेगा? हॉट वाटर से। अब हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, वहां एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बना रहा था, यहां भी अपना ऑक्साइड बनाएगा। इसका स्टेबल ऑक्साइड बता दो, SnO2। इसका स्टेबल ऑक्साइड बना दो, PbO। अभी अभी पढ़ा है, इसका स्टेबल ऑक्साइड कौन बन रहा है? SnO2। इसका स्टेबल ऑक्साइड कौन बन रहा है? PbO। अच्छा, और साथ में H2 गैस जो है यहां पे इवॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और H2 गैस इवॉल्व हो गया। तो दिस इज सिंपली रिएक्शन विथ वाटर। एल्युमिनियम भी वहां ऑक्साइड बना रहा है, ये मेटल भी अपना ऑक्साइड बना रहा है विथ इवॉल्विंग ऑफ H2 गैस। अब H2 गैस किसी भी रिएक्शन में इवॉल्व होता है, H2 गैस किसी भी रिएक्शन में इवॉल्व होता है तो एक पॉपिंग साउंड निकलता है। यह पहचानने का तरीका है किसी भी रिएक्शन में कि कौन सा गैस निकला है, तो H2 गैस एक पॉपिंग साउंड से निकलता है। पॉपिंग साउंड का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। जब आप वो ढक्कन खोलते हो पेप्सी का, तो वो जो आवाज आती है वही है पॉपिंग। वो ये नहीं है बेटा, ये दूसरी जगह काम आएगा शादी के बाद। इधर लो, पॉपिंग साउंड में, और साथ में देखोगे हाईली इनफ्लेमेबल होता है, हाईली इनफ्लेमेबल, या इनफ्लेमेबल के बजाय लिखो हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब आग लगने की टेंडेंसी होती है, और यह भी क्या हो जाएगा? हाईली एक्सोथर्मिक। तो अगर किसी रिएक्शन में, सॉल्ट एनालिसिस में आपको पढ़ना है कि अ गैस इज इवॉल्व्स फ्रॉम द रिएक्शन या ए गैस एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन विद पॉपिंग साउंड, आज समझ जाना वो H2 गैस की बात कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग सारे गैस का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस में कि किस रिएक्शन में क्या पहचान का तरीका है, गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर H2 गैस किसी रिएक्शन में निकलता है, पॉपिंग गैस है और आग लग जाता है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक, ये भी हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन विथ वाटर के बाद रिएक्शन विथ हैलोजन। वाटर से रिएक्शन करने के बाद हैलोजन से क्या रिएक्शन, क्या बिहेवियर शो करेगा? रिएक्शन विथ हैलोजन, X2 से क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन विथ हैलोजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ हैलोजन, फटाफट लिखो। रिएक्शन विथ हैलोजन में ध्यान दो, दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं कार्बन फैमिली में मेजर, कौन कौन से? +2 और +4। तो ये +2 में भी हैलोजन से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा, जैसे ऑक्सीजन में की हुआ था, और +4 में भी हैलोजन से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। तो कार्बन जो है, अगर उसकी रिएक्शन हैलोजन से हो जाए +2 में, मतलब +4 में, तो कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 4, हैलोजन का कितना होता है? -1। क्या क्रिस क्रॉस होगा तो CH4 टाइप का बन रहा है। तो अगर +4 में हैलोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या MX4 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, और +2 में अगर रिएक्शन करेगा तो क्या MX2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा।
जैसे ऑक्साइड का फॉर्मूला था वैसे ही हैलाइड का फॉर्मूला है। यहां जब +2 में रिएक्शन कर रहा है तो MX2। क्यों? क्योंकि कार्बन फैमिली को मान लिया M, यहां M कार्बन भी हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम कुछ भी हो सकता है। अगर ये +2 में है और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? हैलोजन से। क्रिस क्रॉस करो, क्या MX2 बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर +4 में कार्बन फैमिली है और उसकी रिएक्शन आप हैलोजन से करा रहे हो, क्रिस क्रॉस करो, क्या MX4 बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो किस टाइप का हैलोजन बनाएगा? MX2। अगर +4 में है तो किस टाइप का बनाएगा? MX4। तो +2 +4 में MX2 और MX4 बनाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कार्बन जो है क्या कभी +2 में एग्जिस्ट कर रहा था? नो, कार्बन तो +4 में कर रहा था। सिलिकॉन कैसे एग्जिस्ट कर रहा था? +4 में। कार्बन और सिलिकॉन +4 वाले कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि CX4 बनेगा, SiX4 बनेगा। जर्मेनियम भी +4 दिखाता है, बिल्कुल। टिन भी +4 दिखाता है, बिल्कुल। लेड भी +4 दिखाता है, बन जाएगा। ठीक है। क्या कभी कार्बन +2 दिखाता है? नो। क्या कभी सिलिकॉन +2 दिखाता है? नो। लेकिन क्या थर्ड पीरियड से +2 दिखाने लगा? GeX2 ये क्या बन जाएगा? SnX2 ये क्या बन जाएगा? PbX2। तो कार्बन और सिलिकॉन नहीं बनेगा। अब आपका सवाल यहां से आ रहा होगा, ऑक्सीजन में तो बना था, ऑक्सीजन में तो CO बना था। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी और हैलोजन की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन क्या ज्यादा बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाता है? ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ना, डबल बॉन्ड। और हैलोजन कैसा बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ज्यादा बॉन्ड बनाता है कंपाउंड में और हैलोजन कम बॉन्ड बनाता है। और आपने एक रूल पढ़ा होगा, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। तो ऑक्सीजन भले ही +2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सॉरी, कार्बन भले ही +2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिलिकॉन भले ही +2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गया, और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है, इस वजह से ये दोनों बन जाएंगे। रेस्ट इसमें नहीं बनेगा, सिंगल बॉन्ड में नहीं बनेगा। ठीक है। तो +2 और +4, या बस आपसे कोई लॉजिक नहीं पूछेगा क्यों नहीं बन रहा है, क्यों बन रहा है, आपसे कोई बस ये पूछा जाएगा कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। तो ऑक्सीजन में बनाता है, हैलोजन में नहीं बनाता है। ऑक्सीजन में तो +2 +4 में कार्बन बन जाएगा, कार्बन सिलिकॉन, बट यहां पे नहीं बनेगा। तो कभी भी CX2 नहीं बनेगा, कभी भी आपके पास SiCX2 नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी बनेंगे। अब देखो, मुझे बताओ, PbX4 और PbX2 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाए, मान लो, तो क्या लेड का हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा? PbX2 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू PbX4। रीजन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या IP इफेक्ट बोल देंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं SnX2 और SnX4, यहां पे कौन स्टेबल होगा? SnX2 और SnX4 में क्या इस बार +4 स्टेबल होगा? रीजन वही IP इफेक्ट। IP इफेक्ट केवल और केवल लास्ट वाले में लगता है, बाकी में नहीं लगता है। ये दोनों स्टेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, इसको नोट डाउन करिए। फिर इसमें कुछ एनसीईआरटी में अलग से थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको लिखना है। चार लाइन है एनसीईआरटी का। पहले क्वेश्चन करो, कौन स्टेबल है? स्टेबिलिटी में आ जाएगा, मान लो आपके पास दिया गया है GeX2, फिर आपके पास है SnX2, और फिर आपके पास PbX2। स्टेबिलिटी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टेबिलिटी, GeX4, SnX4 और PbX4, इसमें स्टेबिलिटी बताना है। यहां पे आपको स्टेबिलिटी बताना है। तो देखो, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में? ये +2 में है, ये +2 में है, और ये +2 में है। और यहां पे जो है, क्या ये +4 में है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ स्टेबल है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर की तरफ स्टेबल है।
तो क्या ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है? क्या ये नीचे की तरफ स्टेबल होगा? क्या ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है? क्या ये ऊपर की तरफ स्टेबल होगा? ये दोनों क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसमें दो लाइन है, उस दोनों लाइन को समझना है। पहले मैं दोनों लाइनों को लिखता हूं। पॉइंट नंबर 1, इसमें जो SnF4 है एंड PbF4 है, SnF4 एंड PbF4 के बारे में कुछ कमेंट है। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा उससे पहले कि मैं वो लिखूं, ये किस टाइप के कंपाउंड है? आयनिक है कि कोवलेंट है? कोवलेंट है। कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन फैमिली जनरली क्या बनाएंगे? कोवलेंट कंपाउंड। भाई एस ब्लॉक आयनिक बनाता है ना, एस ब्लॉक आयनिक बनाता है। पी ब्लॉक में क्या बनाते हैं? ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो SnF4 भी क्या होना चाहिए? कोवलेंट। PbI4 भी क्या? PbF4। SnF4 एंड PbF4 ये भी क्या होने चाहिए? ये कार्बन फैमिली के ही तो कंपाउंड है, तो क्या होना चाहिए? कोवलेंट। बट बोथ आर आयनिक, इसीलिए बेटा अलग से एनसीईआरटी बताया है। अब मुझे सोच के बताओ क्यों? फजांस रूल। फजांस रूल में हमने क्या पढ़ा हुआ है? स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन, क्या वो कोवलेंट होता है? स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन क्या होता है? कोवलेंट। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो, लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन, क्या वो आयनिक हो जाएगा? तो क्या ये लार्ज केटाइन है? देखो डाउन द ग्रुप। और क्या ये स्मॉल एनाइन है टॉप? तो क्या लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन है? सिमिलरली इसमें भी देखो, क्या ये लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन है? तो स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन हो HClA, तो क्या वो कोवलेंट हो जाता है? लेकिन अगर उसका रिवर्स कर दो तो क्या वो आयनिक बन जाएगा? तो यहां पे ये दोनों आयनिक है बिकॉज ऑफ फाजांस रूल। फाजांस रूल कहता है स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन क्या है? कोवलेंट। यहां पे क्या है? लार्ज केटाइन एंड स्मॉल एनाइन, क्या ये आयनिक हो जाएंगे? एक और पॉइंट नंबर 2, एक और पॉइंट नंबर 2, PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। बस दो ही पॉइंट है उसमें अलग से, बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट, रीजन साइज। बहुत बढ़िया, बहुत गलत है। स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं बोलना है, रिपल्सन नहीं बोलना है, वो यहां नहीं लागू होता है। क्या लगेगा? लेविस थ्योरी? कुछ नहीं, मतलब कोई एक थ्योरी बोल देना है बस, कुछ तो लगेगा ही। पाई नो, इनर्ट पेयर, बहुत बढ़िया। तो इनर्ट पेयर तो PbBr4 में भी लगता, PbCl4 में भी लगता। ये कह रहा है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनर्ट पेयर क्या कहता है? एग्जिस्ट करेगा बट स्टेबल नहीं होगा। इनर्ट पेयर का मतलब है स्टेबल नहीं होगा, पर ये कह रहा है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कंपाउंड ये दुनिया में पाया ही नहीं जाएगा। व्हाई? नो, चलिए बोर्ड पे देखिए। PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट 2 बार आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है। पिछले 2 बार आपके पास ऑलरेडी सेम स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया है। इन दोनों पे, इस पे तो कई बार आया है और इस पे भी बहुत बार आया है, क्योंकि एनसीईआरटी में छुपा के दिया हुआ है। ठीक है, जनरली लोग ये पढ़ के चले जाते हैं, वो छोड़ देते हैं दोनों लाइन, और वही पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आएगा एक्सेप्शन, मैं पहले ही बता देता हूं। 50% ऑफ द क्वेश्चन विल बी एक्सेप्शन पार्ट से आएगा। ठीक है, कि आपके दिमाग में चलेगा कुछ और, होगा कुछ और। ठीक है, इसलिए 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, है ना। 15 में से 6 से 7 क्वेश्चन एक्सेप्शन से होते हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन रिमेनिंग जो है वो आपके नॉर्मल थ्योरी से होते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम भयानक शक्ल बना के? एक्सेप्शन पढ़ाया तो है, वही आएगा। हाँ, याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अब वो तो यार बायो में भी रखना पड़ता है, क्या करोगे। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, बताना जरा। वाई PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट? बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखो। PbI4 जब कंपाउंड बना होगा तो कैसे बना होगा, ध्यान से देखना। PbI4 क्या ये बेटा लेड है? और लेड क्या मेटल होता है? लेड क्या होता है? मेटल। अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो क्या आयोडीन की वजह से -4 आएगा? और क्या यहां पे लेड पे +4 आएगा?
भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब Pb+4 का मतलब समझो, बस इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा Pb को। क्या यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Pb, तभी तो Pb+4 बन पाएगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 4, क्या उसके लिए बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है? और आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत कहां से मिलेगा इसको एनर्जी? भाई किसी भी कंपाउंड को आयोनाइजेशन एनर्जी कहां से मिलता है? या तो वो रूम टेम्परेचर से हीट लेगा, या तो अपने कंपाउंड के अंदर से लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, PbI4 में क्या 4 Pb और I बॉन्ड पाए जाएंगे? भाई इस पूरे कंपाउंड में क्या 4 PbI बॉन्ड होंगे? और यही PbI बॉन्ड एनर्जी इसको देता है ताकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी बेटा ये बॉन्ड बन पाएगा। तो ध्यान से देखिए, 4 PbI बॉन्ड में इतना एनर्जी नहीं होता है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। फिर से बोर्ड पे सुनिए, PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। वाई? PbI4 में क्या लेड पे +4 आ रहा है, और लेड पे +4 का मतलब क्या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या एनर्जी लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे IE1 लगेगा, IE2 लगेगा, IE3 लगेगा और IE4 लगेगा। क्या 4 आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, तब तो जाके Pb+4 बनेगा, तब तो ये कंपाउंड में एग्जिस्ट कर पाएगा। लेकिन ये एनर्जी मिलता कहां से है? इसी के इंटरनल बॉन्ड से। तो इंटरनल क्या 4 PbI बॉन्ड है, और PbI बॉन्ड से इतना एनर्जी सफिशिएंट इसको नहीं मिलता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 बना के PbI4 बना पाए। आया समझ में? कहीं नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब ये इंटरनल एनर्जी ही सफिशिएंट नहीं है कंपाउंड को स्टेबल कराने के लिए। ठीक है, CO2 क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि देखो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन पे क्या है +4, तो क्या यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसको सफिशिएंट एनर्जी दे देता है ताकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, देयरफॉर ये एग्जिस्ट करता है। SiO2 क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज वही हो रहा है आपके सामने। वैसे SiO2 ऐसा नहीं बनता है, SiO2 का नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, आगे पढ़ना है SiO2 के बारे में। तो SiO2 क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि Si पे कितना चार्ज है +4, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 4। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? उसी के इंटरनल बॉन्ड से, और उसका इंटरनल बॉन्ड एनर्जी दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पा रहा है, इसलिए SiO2 रिलीज एग्जिस्ट करता है। लेकिन PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके इंटरनल बॉन्ड इतने सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे पाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, एंड देयरफॉर PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। इस लॉजिक को ध्यान से याद करके लिख लीजिए अभी तुरंत अपने लैंग्वेज में। PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इंटरनल PbI बॉन्ड PbI4 do not exist because internal PbI bond जो होते हैं, because internal PbI bond do not provide sufficient energy. Internal PbI bond do not provide sufficient energy. हो कर लो भाई, रुको मेरा कुछ पार्सल आया है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ
मैंने यहां नहीं बताया, तुम एड्रेस सुन लेते। पूछ रहे कहां डिलीवर करना है, तो यहां बता देता। हाँ भाई बताइए। हाँ हाँ, बट PbI4 नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। आप मैन मेड तो बना ही सकते हो, लेबोरेटरी में आप टेम्परेचर दे तो बन जाएगा। नेचुरली एग्जिस्ट का मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप या रिमूव कैसा है यार ये, कहां कहां से। हाँ, डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीबी। पीबी से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बराबर की एनर्जी नहीं दे पाता है, इसलिए नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है SiF6 एग्जिस्ट करता है बट SiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, रीजन बताओ। मैंने बताया था कि थर्ड पीरियड वाले 6 बॉन्ड बना लेते हैं, तो सिलिकॉन जो है वो 6 फ्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बना ले रहा है। SiF6 एग्जिस्ट कर रहा है बट SiCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, और ये PYQ भी है 2017 का। SiF6 एग्जिस्ट कर रहा है, इसी पैराग्राफ के नीचे एक देखो इंटेक्स्ट होगा, जस्ट नीचे इस पैराग्राफ के होगा। SiF6 सिलिकॉन 6 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन के साथ तो बना रहा है, क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है। रीजन साइज की वजह से। यहां तक हो गया। देखो शांत, SiF6 आपका एग्जिस्ट करता है बट SiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सिलिकॉन 6 बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन के साथ भी बनाना चाहिए था और क्लोरीन के साथ भी बनाना चाहिए था, बट फ्लोरीन के साथ तो बना पा रहा है, क्लोरीन के साथ वो नहीं बना पा रहा है। रीजन देखो ध्यान से, डी ऑर्बिटल का भी कोई लॉजिक नहीं है। ध्यान से देखिए, सिलिकॉन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो एक सिलिकॉन को सेंट्रल एटम बना दिया। अब सिलिकॉन के चारों तरफ क्या फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, छोटा साइज है, छोटा साइज है, तो आप 6 फ्लोरीन को आसानी से एडजस्ट करा सकते हो विदाउट रिपल्सन। सिलिकॉन के चारों तरफ 6 फ्लोरीन आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज छोटे साइज के हैं, SiF6 बन जाएगा -2। बट अगर मैं सिलिकॉन के चारों तरफ, ये सिलिकॉन है, 6 क्लोरीन रखना चाहूं तो क्या क्लोरीन थर्ड पीरियड का हो गया? क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया। तो क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया तो एक क्लोरीन ऐसा डाल दो, दूसरा क्लोरीन ऐसा डाल दो, तीसरा क्लोरीन यहां डाल दो, चौथा क्लोरीन यहां डाल दो। क्या 5 और 6 क्लोरीन आ पाएंगे? नहीं। तो 6 क्लोरीन इसके चारों तरफ नहीं आ पाते, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो क्या 6 क्लोरीन आपस में बेटे रिपल्सन करेगा? क्योंकि 5वां क्लोरीन कहां आ जाएगा? यहां। छठा क्लोरीन कहां आ जाएगा? कहीं यहां। तो 6 क्लोरीन जब सिलिकॉन के चारों तरफ रखा तो ह्यूज रिपल्सन हुआ। तो 6 क्लोरीन अराउंड सिलिकॉन क्रिएट्स स्टीरिक रिपल्सन, स्टीरिक रिपल्सन एंड डू नॉट एग्जिस्ट। और इसीलिए स्टीरिक रिपल्सन होता है एंड हेंस डू नॉट एग्जिस्ट। 6 क्लोरीन सिलिकॉन के चारों तरफ नहीं आ पाएंगे, फ्लोरीन आ पाएगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो देयरफॉर उसमें रिपल्सन नहीं हो रहा है। बट क्लोरीन जब वहां आएगा
तो रिपल्सन होगा, एंड रिपल्सन की वजह से जो मोलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो गया, इसलिए वो फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SiF6 minus do exist but SiCl6 do not exist। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, आइए समझते हैं एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, मैंने आपको बताया था ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, बताया रखा है। बोरोन फैमिली में बोरोन डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, बता रखा है। सिमिलरली इस ग्रुप में कार्बन सबसे पहला एलिमेंट है और कार्बन डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। रीजन बता दो, क्या स्मॉल साइज, सबसे पहला स्मॉल साइज, स्मॉल साइज से क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, क्या स्मॉल साइज से आईई भी बढ़ जाता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला तो ये हो गया। दूसरा, क्या सेकेंड पीरियड वाले के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और डी ऑर्बिटल नहीं है और बाकी के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, तो ये अलग बिहेवियर शो करेगा। सबसे पहले वाले के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाद बाकी के पास डी ऑर्बिटल है, तो जो रिमेनिंग है उन अलग एक साथ है और ये अलग है क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तीसरा, अब डी ऑर्बिटल नहीं है तो कभी भी डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन पी पाई तो बना ही सकता है। भाई डी ऑर्बिटल नहीं है तो नेवर फॉर्म डी पाई, कभी भी बेटा ये डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, बट क्या ये पी पाई बना लेगा, नेवर फॉर्म डी पाई और डी पाई पी पाई, इसमें डी है ही नहीं तो डी पाई टाइप का कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। चौथा आ जाओ, बट इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड, बट इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड। और किसके साथ पी पाई बॉन्ड बना रहा है, जरा बोर्ड पे देखना किसके साथ बना रहा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखो खुद के साथ बना रहा है पी पाई। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सुना होगा, देखो पी पाई बना रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल जितना भी आपने सुना है, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना, सब क्या है पी पाई। इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड, क्या है आपके सामने पी पाई। तो कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा बट कभी भी पाई बॉन्ड डी पाई नहीं बना सकता, बट पी पाई तो बना ही सकता है। इन वजहों से कार्बन अपना अलग बिहेवियर शो करता है और बाकी के एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड अलग बिहेवियर शो करते हैं। आपको याद है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है एल्युमिनियम और इसके आगे आता है सिलिकॉन। डायगोनल रिलेशनशिप बताया था। तो लिथियम अगले वाले ग्रुप में डायगोनली अपना प्रॉपर्टी मैच करता है, बताया था। ये अपने ग्रुप में प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है, क्यों, एनोमेलस बिहेवियर। ये अपने ग्रुप की तरह नहीं दिख रहा है, क्यों, एनोमेलस बिहेवियर। सिमिलरली ये भी अपने ग्रुप में नहीं दिख रहा है, एनोमेलस बिहेवियर। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये अपने ग्रुप की जैसे नहीं दिखेगा, किसके जैसे दिखेगा, आगे वाले कौन होता है, फास्फोरस। पर आपके सिलेबस में केवल इन 3 का है, बट क्या आप आगे भी जनरेट कर सकते हो। डायगोनल रिलेशनशिप सेकेंड पीरियड में होता है। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट अपने ग्रुप जैसा बिहेवियर ना शो करके डायगोनली बिहेवियर मैच करता है। ये भी अपने ग्रुप जैसा शो नहीं करता है, डायगोनली बिहेवियर मैच करता है। क्लियर है। तो देयरफॉर यही डायगोनल रिलेशनशिप बताता है कि एनोमेलस बिहेवियर का सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं। अभी हमें पता चल रहा है एनोमेलस बिहेवियर, बट क्या डायगोनल रिलेशनशिप इसका एग्जांपल पहले हम पढ़ चुके थे। और डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो होता है किसी कंपाउंड में, चार्ज अपॉन साइज रेशियो सेम होता है, आयनिक पोटेंशियल सेम होने की वजह से। क्यों लिथियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी मैच हो रहा है, क्योंकि लिथियम का चार्ज बाय साइज और मैग्नीशियम का चार्ज बाय साइज सेम। क्यों बोरोन और एल्युमिनियम एक जैसे साइज शो कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का चार्ज बाय साइज रेशियो सेम।
जल्दी लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब बताओ कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, या पढ़ चुके हो, कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम कोवेलेंस कितना दिखाएगा? 4। सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है? 4। तो चौथा पॉइंट होगा कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम कोवेलेंस 4 शो करता है। कार्बन कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4। बट बाद बाकी वो तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, बट रिमेनिंग फॉर्म्स मोर देन 4 बॉन्ड। पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो और इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले, पांचवा प्रॉपर्टी से पहले एक टर्म पढ़ना है जिसका नाम है कैटिनेशन। ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाता है, यहां भी आपको पढ़ाया जाएगा दोबारा। कैटिनेशन बेसिकली, अगर आप अपने गांव से बाहर निकले हो, कभी इस रेलवे स्टेशन गए हो, तो रेलवे स्टेशन पे एक बहुत अच्छी ट्रेन होती है जिसका नाम होता है शताब्दी या राजधानी या आपके हिसाब का गरीब रथ। इनमें एक खास बात है, जो ये ट्रेनों का मैंने नाम लिया, इनमें एक खास बात है, सारे जितने भी कोच होते हैं वो एक ही कलर के होते हैं। राजधानी में सारे कोच शुरुआत से लास्ट तक रेड कलर के होंगे और सारे एसी होते हैं, एक ही जैसे दिखेंगे आपको। अगर वो जनरल नहीं होता राजधानी में, गधो, इसीलिए बोला था तुम्हारे हिसाब का गरीब रथ। चलिए भाई, हर समाज में बेटा व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलिए बोर्ड पे आइए। उसी तरह जब आप गरीब रथ को देखोगे तो उसमें सारे डब्बे जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं, उसमें कोई जनरल वनरल नहीं है, सब ऐसे ही है, ठीक है। तो एक जैसे दिखते हैं। कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक जैसे डब्बे आगे से पीछे तक कनेक्टेड है, एक जैसे डब्बे आगे से पीछे तक पूरा ट्रेन में कनेक्टेड है, सिमिलर, ठीक है। अब देखो, हाँ बेटा, मालगाड़ी भी यही होता है, पैसेंजर ट्रेन भी उसको बोल सकते थे तुम, जानबूझ के सब मालगाड़ी बोल रहे हैं। बेटा तुम जिस क्लास में हो ना, इसमें हम 2-3 बार रह चुके हैं। इधर आइए। गुड्स ट्रेन भी बोल सकते थे, पैसेंजर ट्रेन भी बोल, नहीं मालगाड़ी बोलेंगे हम तो, है ना। चलो भाई, अब मैं ये जब भी टॉपिक पढ़ाता हूं कोई एक जरूर उठ के मालगाड़ी बोलता है, मुझे पूरा पता है। चलो खैर, आइए भाई। तो मैं ये बता रहा था कि एक लॉन्ग चेन है, एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग कनेक्शन है, जिसमें सारे पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट सेम है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लॉन्ग चेन फॉर्म हो रहा है और उस चेन में जो एलिमेंट्स हैं जिससे चेन बना है वो सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो कैटिनेशन उसी को कहते हैं। कैटिनेशन क्या है? सेम एलिमेंट अपने आप जैसे एलिमेंट से जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना लेना। जैसे हेल्थ, एक होता है ना वर्ल्ड हेल्थ डे, जहां जिसमें हेल्थ का डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे मान लो, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, पता नहीं कब है, तुमको नहीं पता होगा, मुझे नहीं लगता, है ना। अपने बारे में तो ध्यान रखा करो। चलो खैर, जो भी हो, जो भी हो, ध्यान से देखो, एक वर्ल्ड डॉक्टर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर डे में डॉक्टर्स को थोड़ा रेस्पेक्ट दिया जाता है उस दिन, बाकी दिन तो पेशेंट खराब करके देखो कूट जाएंगे सब, ठीक ना। तो उस दिन क्या होता है, लोग अपने उसको डॉक्टर्स को थोड़ा ट्रिब्यूट के चक्कर में, मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट देने के चक्कर में ह्यूमन चेन बना के खड़े होते हैं कि वी आर विद डॉक्टर्स, है ना, वी सेव डॉक्टर्स, ऐसा करके। अभी कोलकाता में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना। डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए टी शर्ट पे लिख लेंगे कि वी रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, टी शर्ट उतारने के बाद खत्म, ठीक है। तो खैर, लॉन्ग चेन बनाते हैं वो। तो लॉन्ग चेन में अब इमेजिन करो, क्या सारे एक जैसे इंसान ही है सारे? तो सारे इंसान एक लंबे चेन बना रहे। उसी तरह कार्बन जो है ना, इसकी एक टेंडेंसी है, कार्बन अपने से जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाता है। कार्बन आपने देखा होगा C20, है ना,
C30 C50 तक बनता है। बोर्ड पे किसके लिए? हमारे लिए आया, हमारे घर पे आया है तो चलो अभी जाके देखना पड़ेगा क्या आया है। अच्छा, इधर आइए बोर्ड पे। कुछ चीजों की हम अब उसमें ऐसा चीज होगा जो डिस्प्ले कर सकते तो स्टोरी में लगा देंगे, कुछ बहुत खास होगा तो कहां लगा पाएंगे। चलो इधर आओ, अलग तो खास ही रहा है, इतना ओटीपी वगैरह आ रहा है तो चलिए भाई। कैटिनेशन, तुम्हारे जैसे हम टी शर्ट नहीं मंगाते कि हाँ बिना ओटीपी के चला जाएगा, एडिडास का एबिडास लिखा हुआ 199 में टी शर्ट मंगा लेंगे, वो नहीं है ना। तो इसलिए ओटीपी लगता है। ओटीपी कहां लगता है? ओटीपी लगता है भाई। चलो, तो कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के लॉन्ग चेन बनाता है, इसी को कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन का लिखा जाता है टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, इसी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कैटिनेशन। टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अच्छा, लंबे लंबे चेन बनाना, इसी को कैटिनेशन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी केवल और केवल कार्बन के पास होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स उठा लो, दुनिया के सारे एलिमेंट्स उठा लो, सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, इसीलिए ये पॉलीमर बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चैप्टर हुआ करता था ऑर्गेनिक के अंदर, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? लॉन्ग चेन, है ना। 100, 125, 150, 1000 कार्बन उसमें जुड़े हुए हैं आपस में। जो आप पॉलीथीन यूज करते हो उसमें एक पॉलीथीन का मोलिक्यूल के अंदर इनफाइनाइट कार्बन जुड़े होते हैं, यू कैन नॉट काउंट। तो सोच लो कितना लंबा चेन होगा, ठीक है। तो लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अच्छा, कैटिनेशन किस पर डिपेंड करता है? क्यों कार्बन जो है वो ज्यादा कैटिनेशन दिखा रहा है? क्योंकि कैटिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो कैटिनेशन ज्यादा होगा। और कार्बन कार्बन हमें पता है कि बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि छोटा साइज है, ओवरलैप अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रांग है। तो चूंकि स्मॉल साइज है, ओवरलैप अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो सीसी बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है। इस वजह से कैटिनेशन हाई है। और कैटिनेशन हाई है मतलब लॉन्ग चेन बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा। कैटिनेशन से ध्यान रखिएगा, पॉलीमर बनने वाला। तो जो पॉलीमर बनाते हैं वो सब, और पॉलीमर क्या बनाता है? केवल कार्बन। दुनिया में जितने भी पॉलीमर हैं वो सब कार्बन ही बनाते हैं, रेस्ट एलिमेंट्स पॉलीमर नहीं बनाएंगे। रेस्ट एलिमेंट वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, उस पॉलीमर में हेल्प कर सकते हैं, बट द बेस एलिमेंट इज कार्बन। और उसका रीजन क्या है? पॉलीमर क्यों कार्बन बना रहा है? कैटिनेशन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन के बाद अगला जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये लास्ट, इसके बाद डिलीट हो चुका है कार्बन फैमिली। ये लास्ट टॉपिक है कार्बन फैमिली का, इसके बाद का पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है जो हम देखेंगे, इसके बाद की सारी प्रॉपर्टीज डिलीट कर दी गई है कार्बन फैमिली से, इसीलिए बहुत छोटा हो गया है।
तो लिखिए एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन के बाद नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है भाई? व्हाट इज एलोट्रॉप? एक ही कंपाउंड का डिफरेंट फॉर्म। जुड़वा भाई जुड़वा बहन देखा आपने? जुड़वा भाई मिलता, बहन तो मैंने कम देखा है। तो जुड़वा भाई जुड़वा बहने देखा तुमने? मैंने नहीं देखा कभी, है ना? अच्छा, लड़कों के यहां पे रटा हुआ है ये नाम। आज तक पता चला वैसे कौन चिंकी कौन मिंकी है? नहीं ना, इट इज स्टिल ए मिथ। चलिए भाई बढ़िया है। मैं तो सोचता हूं कि अभी तक तो वो सब कुछ सेम दिखा रहे हैं कि भाई कौन चिंकी कौन मिंकी पता नहीं, सब एक ही बोल रहे हैं। जब बड़े हो जाएंगे, जब शादी करनी होगी, तब तो रिवील करना ही पड़ेगा, है ना? तो लड़कों थोड़ा सा धैर्य रखिए, पता चलेगा समय आने पर। चलिए लिखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। दो तरह के एलोट्रॉप होते हैं। लिखिए क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप का मतलब जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के अंदर रखा जाता है, और जो पाउडर फॉर्म में होता है, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग एमोर्फस में रखते हैं। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के तीन एग्जांपल हैं। पहला है आपके पास ग्रेफाइट। इसका एक वेल स्ट्रक्चर होता है, जिन जिन का वेल स्ट्रक्चर डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन में होते हैं। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा तो क्रिस्टलाइन में होंगे। दूसरा डायमंड, और तीसरा फुलरीन। ग्रेफाइट कार्बन हर फेज ऑफ लाइफ में काम आएगा। ग्रेफाइट पढ़ने के समय, डायमंड समझ ही गए होगे। अगर डायमंड नहीं पहुंचाए, फुलरीन जैसा फेंका जाएगा आपको फुटबॉल बना के। चलिए, तो ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन, इन तीनों में क्रिस्टलाइन में क्यों डाला गया? ग्रेफाइट तो आपने सुना होगा बड़ा सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट आप अपने पेंसिल का, ये जो पेंसिल जहां से लिखते हो, इसको ऐसे हाथ में लगाओ, बड़ा स्लिपरी हो जाता है। तो मैंने अभी बोला हार्ड स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन में रखोगे, बट ये तो सॉफ्ट है। तो जितने भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको कहां रखा जाता है? क्रिस्टलाइन। जिस भी एलोट्रॉप का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसको लिखा जाता है क्रिस्टलाइन में। और जिसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो, जैसे बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कार्बन का चारकोल। कागज जलाने के बाद वो जो काला काला बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चारकोल। आप लोग काजल जानते हो? वो भी कार्बन का ही एक बर्न्ट फॉर्म है, ठीक है? कार्बन को ही जलाया जाता है और जो बनता है दैट इज कोक। और इसी को बेटा बहुत सारे केमिकल ऐड करके आजकल लैक्मे वाले बेच रहे हैं। नाइस, गुड रिसर्च। चलो भाई इधर आओ। तो चारकोल हो गया, कोक हो गया, ये जितने भी हैं, कोल हो गया कोयला, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, बट है तो कार्बन ही। ये तीनों की तीनों एमोर्फस है, ठीक है? कोक, कोल, चारकोल। चारकोल के बगल में लिखिएगा बर्न्ट एश ऑफ कार्बन। जो राख बच जाता है उसी को हम लोग चारकोल बोलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, फिर हेडिंग डालेंगे डायमंड, और फिर हेडिंग डालेंगे फुलरीन। तीनों का स्ट्रक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। सारा कंपाउंड तो हट चुका है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपको देखना है। हेडिंग डालिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है।
और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो। ग्रेफाइट में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन बना होता है। कार्बन साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनाता है। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल के अंदर देख रहे हो उसके अंदर साइक्लोहेक्सेन बना होता है कार्बन का, और ये साइक्लोहेक्सेन अपने पड़ोसी साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा होता है। ये साइक्लोहेक्सेन अपने पड़ोसी साइक्लोहेक्सेन से बॉन्डेड होता है। सिमिलरली, और ये ऐसे बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे इनफाइनाइट चारों डायरेक्शन में फैला होता है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट अपने साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में रहता है। दिस इज ये, और ये इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा और वो उधर भी आगे इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। ऐसे मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में ऐसे मल्टी लेयर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट का छोटा नहीं होता क्या भाई, ये दोबारा बनाना ना पड़े। हाँ ठीक है। ग्रेफाइट साइक्लोहेक्सेन तो बनाता है और मल्टी लेयर्स में साइक्लोहेक्सेन रहते हैं। मल्टी लेयर्स में इसके पास साइक्लोहेक्सेन रहते हैं। तो ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। पहली चीज आपने ये सीखा, साइक्लोहेक्सेन बना के रहेगा बट मल्टी लेयर्ड रहेगा, और इन लेयर्स के बीच में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वीकेस्ट बॉन्ड बना होता है। और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा आप जानते हो, वांडरवाल। तो दो लेयर्स के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। दो लेयर्स के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग। ठीक है, लेयर्स होते हैं और लेयर्स के बीच में वांडरवाल फोर्स लग रहा होता है। अब आपको समझ में आएगा कि ये स्लिपरी क्यों है। लेयर्स हैं और लेयर्स के बीच में एक वीक फोर्स लग रहा है, तो क्या लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप कर सकते हैं? एंड देयरफॉर इट इज स्लिपरी। देयरफॉर इट इज स्लिप। जैसे मैंने आपको H3BO3 में बताया था कि BO3 यूनिट्स में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड है इसीलिए वो भी स्लिपरी सोपी नेचर का हो जाता है। स्लिपरी एंड सोपी नेचर का हो जाता है। ये सोप से भी ज्यादा स्लिपरी है, ग्रेफाइट है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है। ठीक है, ये इतना अच्छा स्लिपरी है कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे हाई टेम्परेचर पर काम होता है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पे वेरी हाई टेम्परेचर पर काम होता है, वहां पे ल्यूब्रिकेंट की तरह ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो वेरी हाई टेम्परेचर पे ऑयल को लुब्रिकेंट की तरह यूज किया या ग्रीस को लुब्रिकेंट की तरह यूज किया तो क्या आग पकड़ लेगा? ऑयल हाई टेम्परेचर पे आग लग जाएगा, ग्रीस में भी ऑयली नेचर होता है, आग लग जाएगा। तो इसलिए आग ना पकड़े इसलिए हम ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं इन हेवी मशीन्स एट हाई टेम्परेचर। ये PYQ का पार्ट है। ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। क्यों? ऑयल और ग्रीस को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ऑयल और ग्रीस में आग पकड़ लेगा, लुब्रिकेंट इसमें आग नहीं पकड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल। अच्छा, लुब्रिकेंट क्यों? क्योंकि स्लिपरी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं होने देगा, फ्रिक्शन नहीं होने देगा तो मशीन में भी आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो लिखिए ग्रेफाइट के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये बना लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ लेयर्स आर बॉन्डेड बाय वांडरवाल फोर्स। लेयर्स को हम लोग वांडरवाल फोर्स से बॉन्ड रखते हैं, और वांडरवाल फोर्स वीक है इसलिए बेटा ये स्लिपरी इन नेचर। लेकिन पूरे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कार्बन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। देख लो, पूरे कार्बन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने, जो कि संभव नहीं है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो यहां कार्बन के 3 ही बॉन्ड है। किसी को पकड़ो, मान लो इसको पकड़ो, कितने बॉन्ड दिख रहा है? 3।
किसी को भी देखो, कितने दिख रहे हैं? 3। किसी एक को पकड़ो, 3 बॉन्ड बन रहा है। तो क्या चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है? क्या चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ने तो बॉन्ड बना लिया। क्या चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। हर कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन बेचारा फ्री है। एवरी कार्बन हैज फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज फ्री। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये मूव कर सकता है? भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है? मूव करने की। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर सकता है, तो क्या ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर की तरह काम करेगा? इसीलिए पेंसिल को बोर्ड में नहीं लगा लेना, क्योंकि इट इज वेरी हाई कंडक्टर। क्यों? क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो बाकी रिजल्टेंट आपको पता है। प्रैक्टिकल करोगे? ठीक है, तो कल की क्लास खत्म रहने देते हैं, बच तो पाओगे नहीं। फिर मैं एक बोला करूंगा कि हमारी क्लास में एक हुआ करता था लड़का, फिर चल बसा। शहीद नहीं बोलते हैं इसको, पागलपन बोलते हैं। शहीद उसको बोलते हैं जो ब्रेव काम करके निकल जाता है यहां से, दुनिया से। लेकिन आप लोग ब्रेव थोड़ी हो। स्लिपरी इन नेचर। आप देखोगे, मेरा नाम लोगे, बढ़िया है। हम भी प्रूफ दिखाएंगे कि देखो मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी कर गए, तो मंदबुद्धि ही थे। फिर धरती के बोझ से अच्छा हुआ निकल गए। फिर मुझे कहीं अवार्ड ना दे दे लोग, यार चलिए आपके चक्कर में कई गो। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। और चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये मोबाइल रहेगा? फ्री, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड मोबाइल। मोबाइल का मतलब मूव करेगा, मूव करेगा। फ्री एंड मोबाइल, सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर लिखो, सो इट इज अ गुड कंडक्टर। कंडक्टर की तरह काम करेगा, मेटल से भी ज्यादा कंडक्ट करता है। रीजन बताओ? मेटल में तो इससे कम ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसमें तो इन्फानाइट कार्बन है, इन्फानाइट इलेक्ट्रॉन है। हर कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन्फानाइट इलेक्ट्रॉन है। कोई भी मेटल, अब सोडियम को लो, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा ना। मैग्नीशियम कितना देगा? 2। एल्युमिनियम 3, बहुत होगा तो 4-5। मैंगनीज कितना दे देगा? 7। लेकिन उसके बाद थोड़ी देगा। इसमें कितने होते हैं? इन्फानाइट इलेक्ट्रॉन। इन्फानाइट इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कहा जाता है गलती से भी पेंसिल नहीं लगाना है, नहीं तो इन्फानाइट। शादी कैंसिल। हाँ भाई, शादी कैंसिल। इधर आइए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड मोबाइल एंड देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर। एक और चीज, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्री है, तो क्या ये आपस में बेटे बॉन्ड बना सकते हैं? क्या पाई बॉन्ड बना सकते हैं बने बीच में? तो इसलिए ग्रेफाइट के अंदर पाई बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड वीक है तो आसानी से टूट भी जाता है, बन भी जाता है, टूट भी जाता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड इन ग्रेफाइट, फॉर्म्स वीक पाई बॉन्ड इन ग्रेफाइट। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट पूछा जाए, क्या बोलोगे? sp2 या sp3? sp2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp2। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्स आर बॉन्डेड बाय वांडरवाल, इसलिए स्लिपरी है। इसमें प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, वो तो दिख भी रहा है वैसे। इसमें एक बार जो क्वेश्चन आया था, ये देखिए, पूछ रहा है
कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसा बॉन्ड लेंथ दिखा रहा है या उससे कम या उससे ज्यादा। सिंगल बॉन्ड जितना बॉन्ड लेंथ होगा या उससे कम या उससे ज्यादा, उससे कम होगा ना गधो। अरे पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पाई बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड से छोटा हो जाएगा ना। तो लेस देन एक्सपेक्टेड कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या बेटा लेस देन एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि क्या बन जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड दिखने के लिए है लेकिन वहां पे बन जा रहा है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका जो वैल्यू है वो भी याद रख लीजिए। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो आता है 141.5 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है ये भी याद रखनी है, स्पेशल वैल्यू पूछ लिया जाता है, पिकोमीटर। अब आपसे एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि लेयर्स तो हैं लेकिन लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 340 पिकोमीटर। लेयर्स के बीच में 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट में कौन से रिंग पाए जाएंगे, हेक्सागोनल रिंग। क्या प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर sp2 है ना, तो इट हैज प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स। क्या इसका नाम विजय भाई है, नाइस। अच्छा है तुम लोग अपने अपनी एक दुनिया बसा रखे हो, अपने आप को ही विजय भाई बोल लो, अपने आप को ही। अच्छा अच्छा, इसीलिए कहता हूं तुम्हें खासकर ज्यादा जरूरी है मेडिकल कॉलेज में जानना, क्योंकि तुम्हारा मिथ टूटे अंदर से कि भाई तुम जो देख रहे थे दुनिया, वो दुनिया तो बहुत छोटी देख रहे थे। मैं वो कुएं का मेंढक होता है ना, वो देख रहे हो, है ना। लड़कों को बता दूं, एक से एक स्मार्ट लड़कियां मिलेंगी उधर, और लड़कियों को बता दूं बहुत सुंदर सुंदर लड़के मिलेंगे उधर, ठीक है ना, सुकुमार लड़के मिलेंगे आपको, है ना। लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, सही कर लो, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं मेडिकल कॉलेज जाना जरूरी है, ताकि पता लगे कि दुनिया आगे बहुत कुछ है, राइट। तो अब आपको मुझे लग रहा है कि नॉर्मल मोटिवेशन की पढ़ लो अच्छा हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, ये सब थोड़ी काम करेगा। अल्ट्रा प्रो मोटिवेशन चाहिए, है ना, कि लड़कों, बेटा इस हरकतों में देखो, मैं जो बोलने वाला था बेचारा बोल ही दिया। गलत होता है बेटा, आप लड़के हो तो लड़के की तरह बिहेव करो, है ना। अच्छी बात है दूसरों की तरह अट्रैक्ट होना, बट बन जाना खराब बात है, ठीक है। चलिए, तुम लोगों ने तो एकदम स्टार बना रखा है, बढ़िया यार बढ़िया। लिखो लास्ट में, used as dry lubricant in heavy machines at high temperature, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑयल एंड ग्रीस कैचेस फायर।
इसको ड्राई लुब्रिकेंट की तरह हेवी मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑयल एंड ग्रीज आर नॉट सुटेबल, दे कैचेस फायर। अब आएगा आपके पास डायमंड। कल आएगा? नहीं नहीं, डायमंड का टाइम है अभी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्रेफाइट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहली बार अभी 3-4 महीने पहले ही सुना है इसके बारे में कि इसमें भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, है ना, कि डायमंड पहले तो हमें क्या लगता था कार्बन का एक फॉर्म ही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। राइट, नहीं खरीदे नहीं है, गए थे देखने। अब चले जाते कभी कभी, टाइम पास करने का मन करता है, तो जब मैं ये खरीदने गया था तभी की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही बेटा। इसमें भी कलर आते हैं, सोचो लड़कियों की चीज है, कलर तो होगा ही, और पिंक आता है इसमें, सोच लो। चलो भाई लिखो डायमंड। ब्रेक खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया मतलब गाड़ी थोड़ी चला रहे हो, ब्रेक खराब हो गया। आ जाओ डायमंड की बात करते हैं। जैसे ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स बना के 3-3 बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन, है ना, ग्रेफाइट में आप देखोगे तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। लेकिन डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होता है। और देखो कार्बन इस तरह से आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ये वाला कार्बन भी आगे 4 बॉन्ड बना रहा होता है, कार्बन कार्बन कार्बन। ये वाला भी फर्दर आगे 4 बॉन्ड बना रहा होता है, कार्बन कार्बन कार्बन। एंड सिमिलरली ये भी 4 बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन के साथ। और ये इनफाइनाइट चेन चलता है। आपने सुना होगा 3 लोगों को जोड़ो और BMW पाओ, है ना, ये यहीं से कहीं ना कहीं उनका बेचारे उनको आइडिया आया होगा कि अपने अंडर 3 लोगों को जोड़िए और वो मर्सिडीज नहीं बोलते बेटा, BMW बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं 3 लोगों को नहीं जोड़ पाया बेटा, है ना। ए भगवान, है ना, 3 लोगों को मैंने जोड़ लिया है ना। हाँ, हाँ डायमंड पोजीशन बन गया है ना। तो मैं उसका वीडियो देखा था, एक लड़की चिल्ला रही थी, है ना, कि हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आता है हर महीने। चिल्ला के बताने की जरूरत क्या है, जिसके अकाउंट में आता है वो सबसे चुप रहता है, ये भी ध्यान रखना, है ना, कि पता लगे कि किसी को पता चल गया तो निकाल भी लेगा, भी खासकर बिहार के अगर आप हो तो, है ना, अगर आप बिहार के हो, ओहो कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा इमेजिन करो। देखो कार्बन यहां है, क्या वो 2 टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? 2 इधर आपकी तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, यही होता है। फिर जो 2 आगे की तरफ है उसमें फिर आगे की तरफ ऐसे निकलेगा, क्या वो फिर नॉन प्लेनर हो गया? फिर उसमें 2 आगे की तरफ निकलेगा, क्या सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही हो रहा होगा? क्या सिमिलरली टॉप में भी वैसा ही हो रहा होगा? तो आप देख रहे हो एक 3 डायमेंशन नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन देखो, ये 2 आपकी तरफ है, एक पीछे की तरफ है बैक साइड में, और एक टॉप साइड में, यही होता है। 2 इसी को तो दिखाते हैं बेटा, एक वेज पे, एक डैश पे, और एक पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ तो 2 आगे, एक पीछे और एक ऊपर। फिर इसमें भी 2 आगे, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। सिमिलरली यहां भी, और फिर ये क्या इन्फिनाइट तक ऐसा होता चला जाएगा। सिमिलरली इधर भी इन्फिनाइट तक होगा, पीछे वाले में भी इन्फिनाइट तक होगा, ऊपर वाले में भी इन्फिनाइट तक होगा। तो हर डायरेक्शन में बढ़ रहा है क्या? हर डायरेक्शन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। और ये एक रिजिड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बताओ क्यों रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्यों बताओ? क्योंकि ग्रेफाइट वीक बॉन्ड बना रहा था, पाई बॉन्ड, लेकिन क्या यहां पे सारे सिग्मा है? तो रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड क्या बेटा sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 सिग्मा। एक और चीज,
क्या बेटा ये 3 डायमेंशन में बना रहा है? 3 डायमेंशन में होगा ना, हर डायरेक्शन में 4-4 बॉन्ड बन रहा है, तो ये 3 डायमेंशन। अब क्या होता है, जब भी इनफाइनाइट जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क बना रहा है, बहुत लंबे लंबे चेन बना रहा है, तो इसको बोला जाता है 3 डायमेंशन नेटवर्क सॉलिड। अब ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है, क्यों भाई? डायमंड टूटता ही नहीं है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। किसी भी चीज को तोड़ना होता है तो इसको इस्तेमाल करते हैं, इतना स्ट्रांग होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड आ गए क्या नेटवर्क में। अब अगर डायमंड को तोड़ना होगा क्या, तो क्या सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना होगा? सिग्मा बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो अगर मान लो इस डायमंड को तोड़ना है, मान लो मुझे बीच से इस डायमंड को तोड़ना है किधर से भी, तो क्या मैं ऐसे कट लगाऊंगा? देखो कितने सिग्मा बॉन्ड मुझे तोड़ने पड़ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इस वजह से इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, टूटेगा ही नहीं। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड में इतनी एनर्जी लगती है, इसमें तो बेटा इनफाइनाइट सिग्मा बॉन्ड है, इनफाइनाइट सिग्मा बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, एक साथ इतनी एनर्जी कहां से लाओगे? तो डायमंड इसलिए टूटता नहीं है। अब आप कहोगे डायमंड टूटता नहीं है तो वो शेप कैसे देते हैं? डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही इस्तेमाल में लिया जाता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस को हार्डेस्ट सब्सटेंस ही तोड़ पाता है। लोहा लोहे को काटता है, डायमंड डायमंड को काटता है। तो डायमंड को काटने के लिए उस पर बहुत बार घिसते हैं, है ना। डायमंड मशीन से अगर आपने देखी हो इंटरनेट वगैरह पे, तो जैसे प्रिमर क्या होता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने से वो आपकी बियर्ड कट जाती है। ठीक है, वैसे ही उसमें वाइब्रेट कर रहा होता है वेरी हाई स्पीड पे। ठीक है, और वो डायमंड वाइब्रेट कर रहा है, एक तो हार्डेस्ट है, ऊपर से वाइब्रेट कर रहा है, और नुकीला बनाया जाता है, उसको नुकीला बनाया जाता है। तो किसी भी डायमंड को डायमंड ही तोड़ पाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस को हार्डेस्ट सब्सटेंस ही तोड़ पाता है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाओ, बॉन्ड एंगल कितना भाई? बॉन्ड एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली sp3 है तो कितना होगा? 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो दिस इज योर डायमंड। ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। चलिए यहां तक रखते हैं, कल फुलरीन के आगे स्टार्ट करेंगे।